क्या हमारी दुनिया में एक और नई जंग का आगाज़ होने जा रहा है, वो भी यमन के अंदर? जी हाँ, वही यमन कि जो आजकल दुनिया भर में हूतियों की वजह से जाना पहचाना जाता है। मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार हूतियों का इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यमन के इस मैदान जंग में मुस्लिम दुनिया की जो दो बड़ी ताकतें आमने सामने आई हैं, ये वो ताकतें हैं कि जिनके आमने सामने आने के बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इनका नाम है सऊदी अरबिया और यूएई, मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वैसे अभी के लिए भले ही हूतियों का इस जंग से कोई लेना देना ना हो और वो सैकड़ों या हजारों किलोमीटर दूर बैठकर सिर्फ इस जंग का तमाशा देख रहे हों, लेकिन मुमकिन है कि बहुत जल्द ही ये जंग हूतियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाए। वो कैसे? और इस पूरे मामले में इसराइल का क्या एंगल है? आखिर अचानक से ये 2025 के आखिरी दिनों में सूडान की ज़मीन पर हो क्या रहा है? इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अब दोस्तों, यमन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसको अगर हमको आसानी से समझना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेकर चलता हूँ। 1990 से अगर पहले जाएं तो यमन वो नहीं हुआ करता था कि जो आज हम लोगों को नक्शे पर दिखाई देता है। यमन दो टुकड़ों में बटा हुआ करता था। एक तो नॉर्थ वाला पार्ट था जिसको सऊदी अरबिया या बाकी गल्फ कंट्रीज और हाँ अमेरिका सपोर्ट किया करता था, जबकि जो नीचे बड़ा वाला पार्ट हुआ करता था, जो साउथ यमन हुआ करता था, वो एक कम्युनिस्ट कंट्री हुआ करता था। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये अरब दुनिया की इकलौती कम्युनिस्ट कंट्री थी। अब जब ये खुद कम्युनिस्ट था तो इसका जो सबसे बड़ा सपोर्टर था वो भी यूएसएसआर, मतलब कि सोवियत संघ हुआ करता था। इन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थीं, बॉर्डर पर क्लैशेस होते रहते थे और कभी कभी नौबत सिविल वॉर तक की भी आ जाती थी। मगर फिर दौर आया 1990 का कि जब दुनिया भर में कम्युनिस्ट विचारधारा की सरपरस्ती करने वाला जो यूएसएसआर था वो खुद कोलैप्स कर गया। अफगानिस्तान से निकलने के बाद वो काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था और बाद में कोलैप्स कर गया था। तो उसी दौर में ही यूएसएसआर के कोलैप्स करने की वजह से या कमज़ोर पड़ने की वजह से ये जो साउथ यमन था ये भी ऑटोमेटिकली कमज़ोर पड़ने लगा और इसकी जो हुकूमत थी कोलैप्स करने लगी। नतीजा ये हुआ कि मौके का फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन ही जो नॉर्थ यमन था उसकी हुकूमत ने और उसके जितने भी सपोर्टर्स थे दुनिया भर में, उन्होंने मिलकर यमन को एक कर दिया। और दोनों हिस्से मिलने के बाद वो यमन वजूद में आया कि जो आज के दौर में हम नक्शे पर देखते हैं। लेकिन यहाँ से यमन की ये कहानी ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि यहाँ से तो यमन की बर्बादी की कहानी शुरू होती है। अब डायरेक्ट हम 2024 और 25 के दौर में आ जाते हैं, क्योंकि यमन के इतिहास से जुड़ी हुई ये बेसिक चीज़ जान लेने के बाद अब हमें आज के हालात को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले अगर आप लोग अब यमन के नक्शे पर नज़र डालेंगे तो ये देखने में भले ही आपको एक ही देश नज़र आ रहा हो, लेकिन इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसको चलाने वाले, इसको कंट्रोल करने वाले, इस पर हुकूमत करने वाले कोई एक नहीं बल्कि तीन ग्रुप्स हैं। और इन तीनों ही ताकतों को दुनिया की अलग अलग ताकतें सपोर्ट करती हैं। सबसे पहले एक हूती ग्रुप है कि जिसने यमन के एक नॉर्थ के अच्छे खासे इलाके को कंट्रोल में ले रखा है। ख़ास तौर से उस इलाके को कंट्रोल में ले रखा है जहाँ पर यमन की ज़्यादा आबादी रहती है। अब इसको कौन सपोर्ट करता है ये तो शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसको सपोर्ट करने वाले देश का नाम है ईरान। अब जो दूसरा बड़ा ग्रुप है कि जो यमन पर हुकूमत करता है उसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। ये वही ग्रुप है कि जिसको सऊदी अरबिया बैक करता है और हाँ, यही वो हुकूमत भी है कि जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है, इंटरनेशनली माना जाता है। इस ग्रुप ने या फिर इस हुकूमत ने यमन का जो नॉर्थ का इलाका है और जो ईस्ट का इलाका है उसको कंट्रोल में ले रखा है। अब ख़ास बात यह है कि जिस इलाके पर इस ग्रुप की हुकूमत है वहाँ पर आबादी काफ़ी कम है। ये ज़्यादातर इलाका खाली पड़ा हुआ है, मगर हाँ नेचुरल रिसोर्सेज से और स्पेशली ऑयल से भरा पड़ा है। अब नंबर आता है तीसरे ग्रुप का, और यही वो ग्रुप है कि जिसके बारे में आज हमारे लिए जानना सबसे ज़रूरी है। इसको कहा जाता है STC। इस ग्रुप ने यमन के उस एक बड़े इलाके पर कंट्रोल कर रखा है कि जो साउथ का इलाका है, जो समुद्र से लगा हुआ है। और ख़ास बात यह है कि इस इलाके में भी तेल के बड़े खजाने मौजूद हैं। लेकिन एक मिनट, ये जो ग्रुप है STC और ऊपर के जो दो ग्रुप थे जिनके बारे में हमने आपको बताया, इनके बीच जो एक मेजर डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा फ़र्क है, वो ये है कि ये ग्रुप सेपरेटिस्ट भी है, मतलब अलगावादी है। इस ग्रुप की जो आइडियोलॉजी है, इस ग्रुप का जो मकसद है, वो हूती या फिर सऊदी बैक ग्रुप की तरह सिर्फ ये नहीं है कि उनको सिस्टम पर कंट्रोल चाहिए, हुकूमत पर कंट्रोल चाहिए, बल्कि इनका मकसद है कि हमको एक अलग देश चाहिए, एक अलग आज़ाद देश, बिल्कुल वैसा ही देश, या फिर ये कहना सही होगा कि वही देश चाहिए कि जो 1990 से पहले साउथ यमन के तौर पर इस दुनिया में वजूद रखा करता था। जी हाँ, वही वाला साउथ यमन कि जिसको कभी USSR सपोर्ट किया करता था और जो एक
कम्युनिस्ट देश हुआ करता था। और जानते हैं कि एक अलग देश की डिमांड करने वाले इस ग्रुप को कौन सपोर्ट करता है? इसको सपोर्ट करता है यूएई, मतलब कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब यूएई क्यों सपोर्ट करता है, इसका क्या फ़ायदा है? तो इसके पीछे कई अलग अलग वजह बताई जाती हैं, मगर जो दो मेजर रीजंस हैं उनमें से पहली वजह तो तेल है। यूएई को ज़्यादा से ज़्यादा तेल चाहिए और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। और जो दूसरा रीज़न है वो ये कि जो पूरा समुद्री रास्ता है, रेड सी से जुड़ा हुआ तिजारत का रास्ता, ट्रेड का रास्ता, वो यूएई को महफूज बनाना है। क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही हूती इसराइल के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर ये दिखा चुके हैं कि समुद्र के किनारे बैठकर एक छोटी सी ताकत भी क्या कुछ कर सकती है। तो बस यूएई यहाँ पर आकर अपना जो रास्ता है उसको महफूज बनाना चाहता है, या ये कह सकते हैं कि इस इलाके पर कब्जा ही करना चाहता है। अब कहानी ये है कि यमन के अंदर 2014 और 15 के दौर में एक सिविल वॉर शुरू हुई। इस सिविल वॉर में जहां एक तरफ यमन के अंदर रहने वाली जो एक ज़ैदी मुसलमानों की आबादी है उससे उठने वाला एक ग्रुप था कि जिसको हम हूतियों के नाम से जानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो यमन की हुकूमत या यमन की मिलिट्री या आप जो भी कह सकते हैं ग्रुप गैंग्स, वो तो थे ही, मगर इनकी सपोर्ट में बाहर से सऊदी अरबिया, यूएई जैसे अरब देश भी एक साथ मिलकर यमन के अंदर कूद पड़े थे। और इन सब ने मिलकर फिर अपने इकलौते दुश्मन हूतियों के खिलाफ धाबा बोल दिया था। अब जब सऊदी अरबिया और यूएई खुद ही हाथ मिला चुके थे, तो यमन के अंदर भी जो दोनों ग्रुप थे, मतलब कि जिसको सऊदी बैक करता था और जिसको यूएई बैक करता था, इन दोनों ने भी मानो एक डील कर ली और एक साथ मिलकर हूतियों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। मगर जियोपॉलिटिक्स पर लगातार नजर रखने वाले लोग अच्छी तरह से जानते थे कि ऊपर ऊपर से भले ही कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अंदर एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। क्योंकि यही वो दौर था कि जब सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूएई के हुक्मरान मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। कोल्ड वॉर इस बात को लेकर कि अब मुस्लिम दुनिया का मेन प्लेयर कौन बनेगा, हम दोनों में से कौन मुस्लिम दुनिया का असली राजा कहलाएगा और कौन सबसे बड़ा लीडर बनेगा। और इसी मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए जहां एक तरफ जो यूएई था उसने दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल होना शुरू कर दिया। आप जानते होंगे कि अफ्रीका में लीबिया में जो कुछ हुआ, सोमालिया में जो कुछ हुआ या हो रहा है, और ख़ास तौर से सूडान में जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर यूएई की इन्वॉल्वमेंट से या उसके कनेक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं वो आप लोग खुद भी देखते रहते होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जो सऊदी अरबिया था उसने इस काम में कामयाबी हासिल करने के लिए जंगों में जाने की बजाय अपने देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिशें शुरू कर दी। अब जाहिर है जब आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको शांति स्थापित करनी होगी। तो इसीलिए अब सऊदी अरबिया ने अपने तमाम पुराने दुश्मनों से एक एक करके समझौते करने शुरू कर दिए। सबसे पहले हूतियों से एक पीस डील हुई और उसके बाद दुनिया को हैरान करते हुए ईरान जैसे दुश्मन से भी चाइना के जरिए से दोस्ती कर ली गई। जिस दौर में सऊदी अरबिया अपने दुश्मनों के साथ समझौते कर रहा था, बिल्कुल उसी दौर में ही यूएई अब्राहम अकॉर्ड के जरिए से इसराइल के करीब जा रहा था। अब इस दौर में जहां एक तरफ पॉलिटिकली तो सब कुछ बड़ी तेजी के साथ बदल रहा था, मगर दूसरी तरफ जो यमन में होने वाली जंग थी वो पूरी तरीके से शांत हो चुकी थी। अब डायरेक्ट वक्त आता है नवंबर 2025 का, कि जब यमन जाहिर है डिवाइड तो था, टुकड़ों में बटा हुआ था, मगर फिर भी शांत था। सारे ग्रुप अपने अपने ठिकानों पर सुकून के साथ बैठे हुए थे। मगर 2 दिसंबर के दिन अचानक से ये जो नीचे वाला ग्रुप था जिसको यूएई सपोर्ट करता है, इसने एक ऑफेंस लॉन्च कर दिया। इसके लड़ाकों ने सबसे पहले अपना बॉर्डर क्रॉस किया और बड़ी ही तेज़ी के साथ उन इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया कि जो उस ग्रुप के कंट्रोल में आते हैं, कि जिनको सऊदी अरबिया बैक करता है या फिर जिसको इंटरनेशनल मान्यता भी मिली हुई है। अब कहने को जो अटैक होना था वो अटैक तो हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि सऊदी अरबिया जिस ग्रुप को बैक करता है वो हद से ज़्यादा कमज़ोर साबित हुआ। ये जो यूएई की सपोर्ट से चलने वाला ग्रुप है, इसने कितनी तेज़ी के साथ इलाकों पर कब्जा किया, इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब तक पूरी दुनिया में इस बात की खबर फैली कि भाई इस ग्रुप ने ऑफेंस लॉन्च किया है, जंग शुरू कर दी है, तब तक साथ में ये भी खबर फैल गई कि ऑलरेडी यमन के 8 बड़े इलाकों पर इस ग्रुप का कंट्रोल हो चुका है, जिसमें तेल के बड़े बड़े खजाने मौजूद हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है और न जाने कौन कौन सी कीमती चीज़ें मौजूद हैं। अब जब एक तरफ यमन के अंदर ज़मीन पर हालात इतनी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरबिया काफ़ी परेशान तो है, लगातार शांति बनाए रखने की अपीलें भी कर रहा है, मगर ये उसको खुद भी पता है कि अगर उसने बहुत जल्द कोई कदम नहीं उठाया और अपने वाले ग्रुप को स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं किया, तो फिर उसका वजूद यमन के अंदर पूरी तरीके से ख़तरे में पड़ जाएगा। और उसकी सपोर्ट से चलने वाली वो हुकूमत कि जिसको इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, वो ताश के पत्तों की तरह बिल्कुल वैसे ही बिखर जाएगी कि जैसे अभी कुछ वक्त पहले ही हमने सीरिया के अंदर असद हुकूमत को गिरते हुए देखा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन सब में हूती कहाँ हैं।
तो अभी तक तो हूथी सैकड़ों या हज़ारों किलोमीटर दूर से बैठकर ये सब कुछ देख रहे हैं। मगर आने वाले दिनों में अगर हालात इतनी ही तेज़ी के साथ बदलते रहे तो कुछ चीज़ें ज़रूर हैं कि जिसको लेकर एक्सपर्ट्स इशारा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि मुमकिन है कि सऊदी अरबिया की सपोर्ट से चलने वाला ये जो ग्रुप है, ये इस एसटीसी से मुकाबला करने के लिए पहले हूथियों से डील कर ले, ताकि उसकी जितनी भी फौज इधर उधर लगी हुई है वो उन सबको वहाँ से हटाकर, हूथियों के इलाकों से हटाकर एक ही जगह पर ले जा सके और सिर्फ एसटीसी से मुकाबला करने पर फोकस कर सके। मगर इस मामले में भी डर ये है कि अगर वो हूथियों के सामने डील की पेशकश करते हैं तो इससे ये क्लियर हो जाएगा ये जो ग्रुप है ये पूरी तरीके से कमज़ोर पड़ चुका है, और मुमकिन है इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हूती लोग इन लोगों से डील करने की बजाय बिल्कुल वही करें कि जो नीचे से एसटीसी कर रहा है। मतलब वो भी अपनी साइड से एक ऑफेंस लॉन्च कर दें और एक एक करके बहुत सारे इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दें, जिससे होगा ये कि सऊदी की सपोर्ट से चलने वाली ये हुकूमत दोनों तरफ से पिसती चली जाएगी और पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और यमन बिल्कुल उसी शेप में दिखाई देगा कि जैसे 1990 से पहले हुआ करता था। मतलब दो ही ग्रुप्स इसको चला रहे होंगे। जो साउथ वाला होगा वो उन्हीं के हाथ में होगा कि जो साउथ यमन बनाने की डिमांड कर रहे हैं, और जो नॉर्थ का इलाका होगा वो हूतियों के पास होगा। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ एक थ्योरी ही है, क्योंकि ऐसा करना खुद हूतियों के लिए भी ख़तरे से खाली नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो एसटीसी नाम का ग्रुप है, अगर इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है और आप इसके बारे में सर्च करेंगे, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे और इसका सिर्फ एक मामूली सा विकिपीडिया पेज भी चेक करेंगे और उसका वो सेक्शन देखेंगे कि जहाँ पर ये बताया गया है कि इसको दुनिया की कौन कौन सी ताकतें सपोर्ट करती हैं, तो जानते हैं उसमें दूसरे और तीसरे नंबर पर ही किसका नाम है? वहाँ पर एक नाम मेंशन है जो है इज़राइल। इससे आप समझ सकते हैं कि एसटीसी नाम के इस ग्रुप को यूएई के बाद अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो इज़राइल ही है। और इज़राइल की यमन के अंदर एंट्री किस दुश्मन से निपटने के लिए हो सकती है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आज की हमारी यमन की ये पूरी कहानी ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।